हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम 12th फिजिक्स में चैप्टर 3 वैद्युत धारा पढ़ रहे थे, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। यानी कि जो आपका अपवाह वेग होता है, इसको हम अनुगमन वेग भी कहते हैं। ठीक है, तो अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति हम कैसे करें। देखिए, विद्युत धारा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था अपवाह वेग और ओम का नियम सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक डेरिवेशन करना है कि अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कैसे करें। इंग्लिश में इसे कहेंगे डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, हम चित्र के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो देखिए, अपवाह वेग किस में पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों में। ओम का नियम, तो ये जो आपका ये चैप्टर है ये चालक पर आधारित है। देखिए, यहाँ पर हमने एक चालक ले लिया है, मान लीजिए कोई चालक है। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसको। अब डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो माना किसी चालक की लंबाई L। ठीक है, लंबाई कितनी? लंबाई को हम डिनोट करते हैं L। तथा अनुगमन वेग हम किसको कहते हैं? अपवाह वेग को। दोनों का नाम सेम ही है। ठीक है, अनुगमन वेग, तो अपवाह वेग या अनुगमन वेग को हम किससे डिनोट करते हैं? VD से। VD, ठीक है। अब यदि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? N हो। संख्या को हम डिनोट करते हैं N से। N हो तो चालक में प्रवाहित धारा, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, तो चालक में प्रवाहित धारा। ठीक है, तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, एक चालक है। चालक क्या होते हैं? जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आसानी से प्रवाह होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान आवेश जिनके अंदर पाए जाते हैं, आप कह सकते हैं जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है। ठीक है, तो ये एक चालक है। अब देखिए, चालक की कोई लंबाई होगी तो इसकी लंबाई हम L ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर चालक की कोई लंबाई है तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो उपस्थित हैं, ये किसी ना किसी वेग से चलते होंगे। यानी कि जब इसे हम बैटरी से मान लीजिए जोड़ देते हैं, तब ये इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाते हैं, तो इनका वेग मान लीजिए अनुगमन वेग VD है। ठीक है, अब यदि चालक के एकांक आयतन में, मान लीजिए इस आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? N हो, तब चालक में प्रवाहित धारा क्या होगी? तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो चालक में प्रवाहित धारा को हम डिनोट करते हैं I से। I इक्वल टू, मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया था? I इक्वल टू NEAVD। ठीक है, NEAVD, ये मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। तो ये मान लीजिए समीकरण 1 है, I इक्वल टू NEAVD। ठीक है, धारा तथा अनुगमन वेग में ये संबंध होता है, याद रखिएगा। जहाँ I क्या है? धारा है, वैद्युत धारा। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। A क्या है? चालक का क्षेत्रफल, यानी कि इस चालक का कितना एरिया है वो A है। VD क्या है? अपवाह वेग है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, अब इसमें धारा तो बह रही है, तो चालक के सिरों पर विभवांतर भी कुछ होगा। तो अब लिखिए आप लोग, अब चालक के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, बीच विभवांतर, तो विभवांतर को हम लोग डिनोट करते हैं V से। और V इक्वल टू एक फार्मूला आपको बताया गया है, V इक्वल टू VD M इंटू L अपान E इंटू टाउ। ठीक है, ये फार्मूला आपको बताया गया था। कब बताया गया? ये जब मैं आपको अनुगमन वेग या अपवाह वेग पढ़ा रहा था, तब ये फार्मूला आपको बताया गया था। ठीक है, विद्युत विभव में भी ये फार्मूला, तो V इक्वल टू VD M इंटू L अपान E टाउ। ठीक है, ये फार्मूला होता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अब ये फार्मूला आया कहाँ से, ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए, जब मैं अपवाह वेग आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था VD इक्वल टू
ई वी टाउ अपान एम इंटू एल। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था अपवाह वेग जब मैं अनुगमन वेग पढ़ा रहा था, ठीक है। अब इसी फार्मूले से ये फार्मूला हमने निकाला है। देखिए इस बी को हमने क्या किया, वी इधर कर लिया, तो देखिए इन तीनों का गुणा हो जाएगा वी डी एम एल का, तो देखिए वही वी डी एम एल, और ये जो ई टाउ है ये इसके नीचे आ जाएंगे, तो देखिए नीचे आ गया। यानी कि इस फार्मूले से मैंने ये फार्मूला निकाला है वी को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये यम क्या है, टाउ क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश, वी है वैद्युत विभवांतर, टाउ है श्रांति काल, ठीक है, एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एल है चालक की लंबाई। ये फार्मूला अपवाह वेग का होता है। यहाँ से हमने v का वैल्यू निकाला, तो v जब निकालेंगे तो इनका गुणा हो जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तो यही यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब समझ में आया। अब यहाँ पर इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 2 है, ये 1 है, तो समीकरण 2 आप लिखिए, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, तो लिखिए समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, तो देखिए हमें 2 से 1 को भाग देना, तो हम क्या करेंगे, v अपान आई लिखेंगे, लेफ्ट साइड पहले दोनों का लिखेंगे, तो देखिए इसका लेफ्ट साइड है b, इसका लेफ्ट साइड है i, तो v अपान आई दोनों को भाग देते हैं। अब राइट साइड का भाग देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वी डी एम एल अपान ई टाउ अपान आई की वैल्यू कितनी है, देखिए एन ई ए वी डी, तो लिख देंगे एन ई ए वी डी, ठीक है। ये है, समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए इसके नीचे 1 माना जाता है, तो साइड में मैं कर देता हूँ, तो सबसे ऊपर वाले का गुणा सबसे नीचे होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वी डी एम इंटू एल अपान ई टाउ का गुणा इससे हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ई टाउ इंटू एन ई ए वी डी, ठीक है, इतना होगा। अब यहाँ से वी डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और बाकी जो बचेगा वो आपका बच जाएगा, तो आपका आ जाएगा वी अपान आई इक्वल टू एम एल अपान ई टाउ, सॉरी देखिए यहाँ पर समझिए बहुत ही सिंपल है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं n, पहले n लिखिए, ठीक है, चलिए लिखते हैं पहले n, वो आगे पीछे लिख सकते हैं। ई देखिए 2 है, एक ये, तो हम इसे लिख देंगे ई स्क्वायर, ठीक है, एन ई स्क्वायर। अब ए बचा, ए को लिख देंगे, और उसके बाद टाउ बचा, टाउ को लिख देंगे, तो ये आपका वी अपान आई इक्वल टू आ जाएगा। यानी कि बी अपान आई इक्वल टू हमारा आया एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आपके आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। अब यहाँ पर लिखते हैं दिए गए ताप तथा चालक हेतु, तो देखिए यहाँ पर समझिए, मान लीजिए किसी चालक को हम ताप दे रहे हैं, तो उसके लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्या कहा जा रहा है, अगर हम दिए गए ताप तथा चालक हेतु, अगर हम चालक के ताप में कोई परिवर्तन ना करें, तो हमारा जो m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, चालक की लंबाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और जो आपका चालक का क्षेत्रफल और श्रांति काल, ये सब स्थिर रहते हैं, यानी कि ये सब नियत रहते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम लोग एक कांस्टेंट मान सकते हैं, यानी कि दिए गए ताप तथा चालक हेतु, यानी कि चालक के ताप में अगर हम कोई परिवर्तन ना करें, तो ये सभी जो वैल्यूज होंगी ये एक कांस्टेंट हो जाएंगी, एक स्थिर नियत हो जाएंगी, इनकी वैल्यू नियत रहती है, तो इन्हें हम एक नियतांक मान सकते हैं। तो इनको जब नियतांक मानेंगे तो क्या मानेंगे, v अपान आई इक्वल टू, इसका नियतांक इसके स्थान पर हम r का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो नियतांक होगा उसे हम पहले लिख देंगे कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, नियतांक होते हैं। अब इस कांस्टेंट के स्थान पर हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग मानेंगे v अपान आई इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे r, क्या लिख देंगे r, ठीक है, समझ में आया। तो यही होगा ओम का नियम। कैसे आया ये, क्योंकि जो ये आपका दिए गए ताप पर जो ये आपका होगा, क्या इधर साइड में मैं लिख लेता हूँ, आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, जो आपका एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये जो होगा ये एक कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब ये कांस्टेंट हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये जब कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट की जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई मान लेंगे, ठीक है,
ये जो कांस्टेंट होगा, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट मैंने लिख दिया है इसकी जगह पर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो गया। अब कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट को हम यहाँ पर आर ले लेंगे, तो ये आपका ओम का नियम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है V/I = R, यही ओम का नियम है, ठीक है। तो ये आपका आर जो है वो क्या हो जाएगा, ये है नियतांक, ठीक है। ये क्या है, नियतांक। तो यही आपका ओम का नियम है, तो आप लिख देंगे यही ओम का नियम है, ओम का नियम है, ठीक है। यही ओम का नियम है। तो यही था आपका कि अनुगमन वेग या अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कैसे करते हैं। तो सिंपल था, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्द ही आऊँगा, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।